1922 में एक 15 साल लड़का जापान के शहर टोक्यो में एक छोटी सी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर अपने पहले दिन का आगाज़ करता है। मगर जो शॉप का ओनर होता है वो इसे काम सिखाने के बजाय अपने बच्चों की देखभाल पर लगा देता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आने वाले वक्तों में यही बच्चा मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी खड़ी करने वाला है, जिसे आज के दिन लोग होंडा के नाम से जानते हैं। आज के दिन ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट मोटर बाइक प्रोड्यूसर है और इस कंपनी का नाम हर चलती कार और बाइक पर दिखाई देता है। मगर इस कंपनी का आगाज एक ऐसे गरीब लड़के से हुआ था जिसे खुद 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। ये बात है 1906 की, जब जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में जन्म होता है सोचाइरो होंडा का। इनके फादर एक लोहार थे और पार्ट टाइम साइकिल्स रिपेयर करने का काम करते थे। होंडा की फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक थी, जिसकी वजह से प्रॉपर मेडिकल केयर ना होने की वजह से बचपन में ही होंडा के 5 बहन भाई अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब होंडा के माँ बाप की सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता थी। होंडा का स्टडी में ज़रा भी मन नहीं लगता था, लेकिन वो अपने फादर के साथ साइकिल्स रिपेयर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड था। इसी तरह एक दिन होंडा अपने गांव में खेल रहा था कि इसने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन देखी। ये कार फोर्ड का मॉडल टी था और इसने इसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। यही वो वक्त था जब होंडा को कार्स और मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव शुरू होता है। फिर जब वो 16 साल का हुआ तो इसने अखबार में शुकाई आर्ट नामी एक वर्कशॉप का इश्तिहार देखा, जिन्हें अपने वर्कशॉप के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी। होंडा ने फ़ौरन एक लेटर लिखा और खुशकिस्मती से इसके लेटर का पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ गया। होंडा ये देखकर बहुत खुश हुआ। होंडा ने अपने घर बार छोड़कर टोक्यो जाने का फैसला किया, मगर जब वो टोक्यो पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, क्योंकि वर्कशॉप का जो ओनर था उसने उसे साफ सफाई और बेबी का ख्याल रखने पर लगा दिया। होंडा इस बात से बहुत मायूस था और ज़हनी ज़हन में घर जाने का फैसला करता, मगर वो इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि वो इस फेलियर के बाद अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता था। फिर एक दिन आया जब होंडा के ओनर ने होंडा से कार रिपेयरिंग का काम लेना शुरू कर दिया। होंडा उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बचपन से ही इस काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए वो बहुत जल्द मैकेनिकल पार्ट्स का मास्टर बन गया और ओनर इसके काम से बहुत खुश हुआ और कुछ ही अरसे में वो ओनर का फेवरेट बन गया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जापान में मोटर स्पोर्ट्स में काफ़ी पॉपुलैरिटी होने लगी। इसी ट्रेंड को देखते हुए होंडा के ओनर ने उसे एक रेसिंग कार डिज़ाइन करने का कहा। होंडा ने एक सेकंड हैंड इंजन लिया और इसे एक कार पर फिट करके एक रेसिंग कार बनाई, जिसका नाम कर्टलस रखा गया। इस कार ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन भी हासिल की। वो कई साल तक आर्ट शुकाई में ही काम करता रहा और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। फिर 1928 में आर्ट शुकाई के मालिक ने हमामात्सु शहर में अपनी एक नई ब्रांच ओपन करता है और होंडा को इस ब्रांच का इंचार्ज बना देता है, और ये होंडा के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। होंडा पहले साल तो इस ब्रांच को सक्सेसफुल नहीं कर सका क्योंकि कोई भी अपनी कार किसी यंग और न्यू मैकेनिक के हवाले नहीं कर सकता था। लेकिन फिर होंडा ने दिन रात मेहनत करके मार्केट में अपनी एक वैल्यू बनाई और फिर 1930 तक इस ब्रांच को 30 स्टाफ मेंबर्स तक बढ़ा दिया गया। होंडा एक बेहतरीन मैकेनिक तो था ही, मगर इसके साथ साथ ही वो एक बेहतरीन रेसिंग कार ड्राइवर भी था। होंडा ने अपनी शॉप में एक रेसिंग कार बनाई और उसे एक रेस में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान में हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा, मगर फिर एक रेस के दौरान होंडा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, मगर इसका बाजू फ्रैक्चर हो गया और इसका चेहरा भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद होंडा ने दोबारा मुड़कर भी रेसिंग की तरफ कभी नहीं देखा। इसने कार रिपेयरिंग को भी छोड़ दिया और अपनी एक नई कंपनी खोलने का फैसला किया, जिसमें वो कार के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाता था। मगर इस कंपनी के लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी जो उन्हें नहीं मिल सके। बिन आखिर इसने अकेले ही एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की, जिसका नाम तोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री रखा गया। इसने अपने एक दोस्त काटो को भी इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया, मगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसलिए वो दिन रात आर्ट शुकाई पर ही काम करता।
वो दिन रात इस काम में लगा रहा, मगर उससे कोई कामयाबी नहीं नजर आ रही थी और रात को पिस्टन्स बनाता था। फिर आखिर इसने मेटलर्जी में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में आखिर वो दिन आ ही गया जब होंडा ने अपना सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन बना लिया। वो अपने डिज़ाइन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने 8 शुकाई पर जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन्स बनाने का फैसला किया। इसने टोयोटा कंपनी के लिए 50 पिस्टन्स बनाई, जिनमें से सिर्फ 3 अप्रूव्ड हुई। ये होंडा के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और अगले कई सालों तक जापान के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और स्टील मिल्स को विजिट किया। काफ़ी ज़्यादा मार्केट डिमांड और लोगों को समझने के बाद इसने एक और पिस्टन तैयार की जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। ना सिर्फ इस पिस्टन ने क्वालिटी कंट्रोल को पास किया, बल्कि पूरे जापान से ऑर्डर ही ऑर्डर मिलने लगे। होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आने लगे, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूँ कि 1941 में होंडा की कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही थी। उसी वक्त जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। मिनिस्ट्री ने दूसरी कंपनियों के साथ साथ होंडा की कंपनी को भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और होंडा को कंपनी के प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। हालात तो तब खराब हुए जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस पर लगा दिया गया। अगले चंद साल होंडा की कंपनी बहुत स्ट्रगल करती रही, मगर 1944 में कुछ ऐसा हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एक मिसाइल सीधा आकर होंडा की फैक्ट्री पर लगा और पूरी फैक्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। इस टाइम मुल्क की हालत बदतर से बदतर हो गई थी और 1945 में जब जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तो इसके बाद जैसे बिल्कुल ही जापान खत्म हो गया हो। जापानीज गवर्नर ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया, मगर इस सब के दौरान होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। इसने अपने बचे कुचे कंपनी एसेट्स को भी टोयोटा कंपनी को 4.5 लाख रुपए में दे दिया और फिर से खाली होकर बैठ गया। ये वो वक्त था जब पूरा जापान बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इसी दौरान होंडा को आर्मी का एक सेकंड इंजन मिला जो वायरलेस रेडियो चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसे देखकर होंडा के माइंड में एक दोबारा से एक ब्रिलियंट आइडिया आया। इसने सोचा कि इस इंजन को एक साइकिल में फिट करके ट्रांसपोर्ट का जरिया बनाया जाए। महंगाई से परेशान लोगों को ये पायदार सिस्टम बहुत पसंद आया। इस साइकिल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ने लगी और होंडा ने अपना एक नया सेटअप शुरू किया। इसे कुछ सेकंड हैंड इंजन तो मिल गए थे, मगर डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था। फिर आखिर 1947 में इसने खुद का एक इंजन बनाया और इसे टाइप ए का नाम दिया गया। ये पहली बार था कि होंडा का नाम किसी मशीन पर लिखा गया था और यही से आगाज़ होता है होंडा मोटर कंपनी का। पहले तो होंडा के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, मगर फिर इसने जापान के 18,000 साइकिल बेचने वाले दुकानदारों को ख़त लिखा और अपनी इस डिज़ाइन के बारे में बताया। 18,000 दुकानदारों में से 3,000 ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भेजना शुरू कर दिए। 1 साल के बाद होंडा ने खुद की एक कंप्लीट बाइक बनाई जिसका नाम मॉडल पी रखा गया, मगर ये कुछ खास सेल नहीं हो सकी। फिर 3 साल बाद मार्केट की डिमांड के हिसाब से एक न्यू कार बनाई गई। ये बहुत टक्कर की निकली। होंडा को शुरू से ही रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए इसने खुद अपनी एक रेसिंग बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के इम्पोर्टेंट फीचर को नोट कर लेता। होंडा ने एक बाइक बनाई जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। होंडा को इस विनिंग से इतनी शोहरत हासिल हुई कि 1968 तक इसकी कंपनी दुनिया की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 1968 तक होंडा ने 1 करोड़ बाइक सेल्स का अचीवमेंट भी हासिल कर लिया। होंडा अब सक्सेसफुल तो हो चुका था, मगर अभी भी इसके बचपन का एक ख्वाब अधूरा था और वो ख्वाब था कार मैन्युफैक्चरिंग का। अब होंडा ने कार मैन्युफैक्चरिंग में कदम जमाने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका चाहा क्योंकि उस वक्त दूसरी कंपनियां अरूज पर थीं और ऐसे में किसी न्यू कंपनी का आना बहुत रिस्की था। मगर होंडा ने किसी की भी ना मानी और अपना पहला मिनी ट्रक T360 लॉन्च कर दिया।
जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद होंडा ने अपनी पहली रेसिंग कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही सेल हुए। मगर होंडा ने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करने और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के बाद 1972 में होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी इसके नए मॉडल्स दुनिया भर में हाई डिमांड में होते हैं और अगले 10 साल के बाद होंडा की कंपनी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। आज 0 से लेकर 100 तक होंडा हर चीज़ बनाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।